नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे चुनावी पारी बड़ी तैयारी। और उससे पहले बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बहराइच मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई है। लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुना है। सरकार और पीड़ितों से मांगे गए हैं साक्ष्य और दस्तावेज। मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। आपको बता दें 4 नवंबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहेगी। तो बहराइच हिंसा से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुना है। सरकार और पीड़ितों से मांगे हैं साक्ष्य और दस्तावेज। मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। तो आपको बता दें बहराइच हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी और आज इस मामले पर सुनवाई हुई है, जिसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है और इस पर साक्ष्य और दस्तावेज की कोर्ट ने मांग की है। बहराइच मामले में इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुना है। सरकार और पीड़ितों से साक्ष्य और दस्तावेज मांगे हैं। मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। तो लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुना है। सरकार और पीड़ितों से साक्ष्य और दस्तावेज मांगे हैं। तो बहराइच हिंसा से जुड़ी अहम खबर, हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। आपको बता दें 23 मकानों पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा नोटिस चस्पा किए गए थे, जिसमें बुलडोजर कार्रवाई की बात सामने आई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई थी और आज इस मामले पर अगली सुनवाई होनी थी। आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्षों से दस्तावेज और पेपर मांगे हैं। अब लौटते हैं अपने प्रोग्राम में और बात करते हैं चुनावी पारी बड़ी तैयारी की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो के बाद वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। नामांकन पर्चा भरने के बाद उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ रोड शो किया। आपको बता दें कि वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी का सामना बीजेपी उम्मीदवार नाब्या हरिदास से होने वाला है। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका के इस रोड शो में उनकी मां सोनिया गांधी और पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे भी मौजूद थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के अन्य कई आला नेता भी इस रोड शो में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड सीट छोड़ दी थी। और यहां 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 30 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो राहुल गांधी की वायनाड सीट छोड़ने के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है और नाब्या हरिदास जो बीजेपी कैंडिडेट हैं वो प्रियंका गांधी को यहां दमदार टक्कर देती नजर आएंगे। The issue of the medical college or the issue of the night traffic ban, all the issues that you are facing due to the conflict with the wildlife and the animals. My farmer sisters and brothers, my tribal sisters and brothers, my brother has explained to me the things that you face and your struggles. But I want to come to your houses, to your areas. I want to come and understand straight from you also what issue you face and how we can together. You should forget that Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വയനാട് ഈ രാജ്യത്തെ ഒരേ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ്. അതിന് 2 ജനപ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലുള്ള ഒരേ ഒരു നിയോജക. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. അതിൽ ഈ 2 ജനപ്രതിനിധികൾ ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് വയനാടിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ. രണ്ടാമത്തെ ആൾ വയനാടിന്റെ അനൗദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടാവും. And they will both work together
to protect the interests of the people of Wayanad. तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया। वायनाड में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। और अब हम बात करेंगे जन्मभूमि की रार, फैसला बरकरार। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की रिकॉल अर्जी का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना इस पर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के साथ ही कोर्ट में हिंदू पक्ष की 1.5 दर्जन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का रास्ता जो है वो अब साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने इसी साल 11 जनवरी के अपने फैसले को सही ठहराया, जिसके बाद अब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई किए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिकॉल अर्जी दाखिल की थी। रिकॉल अर्जी पर अदालत द्वारा 11 जनवरी को दिए गए फैसले को चुनौती दी गई थी। अब एक बार फिर से कोर्ट ने बुधवार को अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है। अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने 6 नवंबर की डेट तय की है। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का ये अहम मामला। हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जिसमें उन्होंने सभी मुकदमों को एक साथ सुनवाई के लिए आदेश दिया था। तो मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश को रिकॉल करने के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई थी। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सभी मुकदमों की सुनवाई अलग अलग हो, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिससे वह मामले को डिले करना चाहता है। हिंदू पक्ष ने इसमें आपत्ति जताते हुए न्यायालय से मांग की थी कि हमारे सभी मुकदमे एक साथ सुने जाएं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट तस्लीम अहमदी ने पिछली डेट पर कहा था कि जब सभी मुकदमों के उद्देश्य अलग अलग हैं, इनके बिंदुवार अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग ही सुना जाए। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट सतवीर सिंह ने कहा था कि हमारे मुकदमों के उद्देश्य एक ही हैं। उनका सभी का प्रार्थना पत्र में यह उद्देश्य है कि जो 1968 में समझौता हुआ था उसको रद्द करके हमारे हिंदू पक्ष की जमीन को वापस दिया जाए। तो हमारा उद्देश्य अलग अलग नहीं है, सभी मुकदमों का यही उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर जो अवैध कब्जा हुआ था वो हट जाए। इस पर माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ होगी। आज मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने पर हमने यहाँ पर जन्मभूमि मंदिर पर सभी को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया है। सभी सनातन हिंदू आज बहुत खुश हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने जो आपत्ति दाखिल की थी, जो एप्लीकेशन लगाई थी, वो आज खारिज हो गई है। आने वाले समय में सभी सनातन हिंदुओं को भरोसा है न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देगा और हिंदुओं की जीत होगी, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा हमारे हिंदू मंदिर पर अवैध कब्जा किया गया था। वो अवैध कब्जा न्यायालय के द्वारा कलम की ताकत से जरूर हटेगा। और हमारी अगली खास खबर है प्रदूषण की मार, आतिशी का वार। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सीएम आतिशी ने भाजपा शासित प्रदेश हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला है। इससे आपको बता दें, शहरवासियों का दिल्ली में बढ़ रही वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित करना है। उनका आरोप है कि भाजपा की राजनीति और पड़ोसी राज्यों का इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड वेस्ट यानी कि औद्योगिक अवशेष दिल्ली के पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। सीएम आतिशी के मुताबिक अलग अलग राज्यों के बीच की राजनीति का सीधा असर दिल्ली के लोगों पर पड़ता नजर आ रहा है। खासकर पराली जलाने के मामले में हाईकोर्ट, आपको बता दें, पराली जलाने के मामले में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बढ़ती घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रदूषण की बढ़ती समस्या को भाजपा की नीतियों से जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि 2021 से 2023 के बीच पंजाब ने पराली जलाने की घटनाओं में आधी कमी की है, जबकि हरियाणा में ये घटनाएं 23% और उत्तर प्रदेश में 70% बढ़ गई हैं। सीएम आतिशी के मुताबिक इन सब का गहरा असर वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के हिसाब से 40% तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर स्पष्ट तौर पर प्रभाव पड़ता है। दिल्ली वालों को पता होना चाहिए कि चाहे यमुना का प्रदूषण हो, चाहे दिल्ली की हवा का प्रदूषण हो,
इसके पीछे एक ही कारण है और वो है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। आज दिल्ली के पानी में, यमुना में प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपना इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड वेस्ट यमुना नदी में भेज रहे हैं, वजीराबाद बैराज पे भेज रहे हैं, कालिंदी कुंज बैराज पे भेज रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से कालिंदी कुंज बैराज पे लगातार झाग बन रही है। कैसे सिर्फ अभी दिवाली और छठ के समय बन रही है? क्योंकि जानबूझकर इस समय हरियाणा और यूपी का गंदा पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी दिल्ली भेजा जा रहा है। और इस खबर पर हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, एक बार फिर से दिल्ली में जो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा भाजपा पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई है, क्या कहेंगे आप? दिल्ली में दीपावली के आसपास हर साल प्रदूषण बढ़ता है और खासकर वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक भी खराब रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है और वो हालात इस समय दिल्ली में बने हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में यमुना से बहने वाले पानी में भी प्रदूषण इस समय अचानक बढ़ा है। आग यमुना में पहले भी रहा करती थी, लेकिन जितनी मात्रा में इस समय दिखाई दे रही है उसकी एक परत पानी के ऊपर रहती है, उसको लेकर भी दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में खींचतान शुरू हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने लगातार इस चीज को लेकर बैठकें कर रही हैं, दौरे कर रहे हैं और इसको चुनौतीपूर्ण लेते हुए प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में कदम उठाती नजर आती। आज यमुना का दौरा भी किया और मुख्यमंत्री आतिशी ने यमुना के दौरे के बाद कहा कि हरियाणा की तरफ से इंडस्ट्रियल एरिया का वेस्ट और उत्तर प्रदेश की तरफ से नोएडा समेत इलाके का जो वेस्ट है वो यमुना में गिराया जाता है। इससे यमुना ज्यादा प्रदूषित होती है और इसको लेकर केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए और केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली के साथ मिलकर इस दिशा में जब कदम संयुक्त रूप से उठाएंगे तो यमुना का प्रदूषण मुक्त होगा और यमुना से प्रदूषण खत्म भी होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसके लिए ना तो हरियाणा सरकार कोई कदम उठा रही है, ना ही उत्तर प्रदेश सरकार उठा रही, लेकिन सारी की सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के सिर फोड़ी जा रही है, जबकि इसके लिए दिल्ली सरकार पूर्णतः जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना में दोनों राज्यों में का गिरता है और दिल्ली का भी गिरता है। मानो निश्चित रूप से अखिलेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम आतिशी ने बीजेपी पर इस दौरान हमला बोला है। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीति को उन्होंने जिम्मेदार माना है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार पर साफ तौर पर आतिशी ने निशाना साधा और दिल्ली की जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति, उसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जिम्मेदार माना। और अब हम बात करेंगे विवादित बयान चार्ज फ्रेम का ऐलान। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ कोर्ट में चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं। इमरान मसूद पर ये चार्ज आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोटी बोटी वाले बयान देने के मामले में तय किए गए हैं। जल्द ही इस मामले में फैसला आ सकता है। अगर 2 साल से ज्यादा सजा हुई तो कांग्रेस सांसद को अपनी संसद सदस्यता भी गंवानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर 10 साल पुराने मामले में आज आरोप तय हुए हैं। अब कोर्ट में ट्रायल चलेगा। बताया जा रहा है कि जिन धाराओं में आरोप तय हुए हैं उनमें 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में कोर्ट ने दोष सिद्ध किया तो इमरान मसूद की सांसदी भी जा सकती है। मालूम हो कि 10 साल पहले इमरान मसूद ने बोटी बोटी काट देंगे वाला बयान दिया था, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस बयान को पीएम मोदी के खिलाफ बताया गया, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। बाद में इसको लेकर इमरान मसूद पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका केस अभी तक चल रहा था। तब मसूद कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी थे। हालांकि मसूद ने बाद में इस बयान के लिए माफी मांगी थी, लेकिन कानूनी कार्रवाई तब भी जारी रही। जो एमपीएमएल कांग्रेस इमरान मसूद सांसद पर जो है आरोप तय किए गए हैं, क्या पूरा मामला है ये और क्या प्रकरण था? ये मामला लोकसभा चुनाव 2014 का है। 2014 में ये कांग्रेस प्रत्याशी थे इमरान मसूद और गांव थाना अंतर्गत देवन के अंदर एक लबकरी गांव है,
वहाँ पे एक जनसभा की गई थी। उस जनसभा में इमरान मसूद पहुंचे और वहाँ पे माननीय देश की जो फिलहाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बारे में अब सब बोले गए थे कि अगर नरेंद्र मोदी सहारनपुर में आए तो उनके बोटी बोटी कर दी जाएगी। और सहारनपुर के जो दलित विधायक हैं उनके बारे में भी अब सब आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए कहा गया था कि उन्होंने ये कहा था कि अगर मतलब कि नरेंद्र मोदी सहारनपुर आए तो बोटी बोटी कर देंगे। सहारनपुर में 42% मुसलमान है और गुजरात में सिर्फ 4% मुसलमान है। तो क्या उनके सांसदीय पर भी कुछ फर्क पड़ पाएगा जिस तरह से? वो तो आने वाले टाइम में जो साक्ष्य है हम उन्हें पेश करेंगे उसके आधार पर ही। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे काशी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप और हमारे संवाददाता काशिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काशिफ, इमरान मसूद ने 10 साल पहले जो बयान दिया था उस पर अब कोर्ट का फैसला आ सकता है और इमरान मसूद की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। काशिफ। जी बिल्कुल मनोज, सहारनपुर में ये उस समय लबकरी एक गांव है जहां पर इमरान मसूद ने ये बयान दिया था 2014 के चुनाव में। पीएम मोदी के लिए विवादित बयान था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे वो अपने मंच से, और वहां पर कहा था कि 2% मुसलमान है और यहाँ पर 42% मुसलमान है, और अगर यहाँ पर आता है तो विवादित बयान था पूरा। उसके बाद में लगातार तब से ही मुकदमा दर्ज हुआ था, जेल गए थे। एक अच्छा खासा वोट 4,10,000 के करीब उनको वोट भी उस समय मिला था। राहुल गांधी भी प्रचार में आए थे, लेकिन अब वो मामला जो है दोबारा सुर्खियों में है क्योंकि 2024 में अब आकर इस पर चार्ज फ्रेम किया गया है और इसका ट्रायल जो है मनोज वो शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है क्योंकि इसमें जो भी धाराएं हैं वो 5 से 7 साल की सजा की धाराएं हैं, और अगर इसमें आरोप सिद्ध होता है तो इमरान मसूद की सांसदी जो है वो भी जा सकती है। विशेष जज जो है इसके लिए लगाए गए थे। विशेष जज की जो पीठ है एमपी एमएलए कोर्ट की मोहित शर्मा की अदालत में, उसने ये आरोप तय किए हैं और अब इसमें ट्रायल शुरू हो चुका है। जी मनोज। निश्चित रूप से काशिफ, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो इमरान मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनकी सांसदी भी अब खतरे में पड़ सकती है। तो बोटी बोटी वाले बयान पर सांसद मसूद पर। और अब हम बात करेंगे कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत। हम बात करेंगे अब कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा। यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने के फैसले को मंजूरी दी है। इस संबंध में लिए गए निर्णय को एक्स पर जानकारी देते हुए कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राज्य के विभागों के कार्यरत अधिष्ठान के कर्मचारी तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए बोनस प्रदान करने का सहर्ष निर्णय लिया है। इसके पहले सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली के कारण एक दिन पहले बोनस और सैलरी देने की मंजूरी दी है। कर्मचारियों को तोहफा इससे पहले सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया था कि 30 अक्टूबर को ही सैलरी दी जाएगी, और अब बोनस की भी बात सामने आई है। अब कर्मचारियों को बोनस भी देगी सरकार। और अब हम बात करेंगे दिवाली का त्यौहार, मायूस कुम्हार। तीर्थ नगरी अयोध्या में ये दिवाली बेहद खास होने वाली है। आम लोगों के साथ साथ कुम्हार भी दिवाली को धूमधाम से मनाने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल अयोध्या और आसपास की गांवों के कुम्हारों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दीप उत्सव के लिए लाखों दिए बनाने का ऑर्डर मिला है। हालांकि उनकी उम्मीद दम तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि कुम्हारों का आरोप है कि जिन ठेकेदारों ने उन्हें दिए बनाने का काम सौंपा था, उन्होंने अब ऑर्डर के तैयार किए गए सारे ऑर्डर जो तैयार किए गए हैं वो पूरे लॉट लेने से इनकार कर दिया है। कुम्हारों के मायूस से चेहरे उनकी हालत बयां कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ऑर्डर नहीं खरीदे गए तो उनके पास दिवाली मनाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। चाहे जितना बना सको तो बनाओ हम लोग का। तो आप लोग को अब इनकम नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा।
कैसे मनाएंगे जब सरकार लेकर जा ही नहीं रहा है हम लोग का दिया। 10,000 तक बचा हुआ है तो आपके यहाँ 10,000 बचा? हाँ। तो मुनाफा नहीं मिला? नहीं, मुनाफा नहीं मिल रहा है। तो क्या अपील करना चाहेंगे? यही करना चाहेंगे कि हम लोग क्या का दिया जाए। हमको ऑर्डर 10 लाख का मिला था, जो कि हम पूरे गांव में बांट दिए थे। कोई किसी को 10,000, किसी को 20,000, ऐसे ऐसे करके बांट दिए। सब कर मिलाकर 7,10,000 माल लिया और 2,90,000 माल अभी पड़ा है। सब अपने अपने घर में मायूस होकर बैठे हुए हैं। तो ठेकेदार क्या कहेगा? ठेकेदार यही कह रहा भैया अब हमारा हो गया है, हम नहीं लेंगे। बाहर से वो माल लेकर आ रहा है, उसको कमीशन ज़्यादा मिल रहा है बाहर से। हमारे माल में इसको कमीशन कम मिल रहा है, इसलिए हमारा माल नहीं ले रहा है। हम लोग परेशान हैं कि लड़के बच्चे रात दिन छोट बड़े मट्टी कुट्टी में घोरते घोरते थक बेहबल हो गए, बेबस हैं। सबके लिए दीपक उत्सव है, इसीलिए रोजी धंधा सबका चलता है। बाहर से मंगाए रहे हैं और हम लोग क्या करें, बन जाएगा क्या करेंगे। ठेकेदार आए 10 लाख का दिया का ऑर्डर दिए और जिसमें से हम लोग का माल केवल 7,10,000 उठाए हैं, जिसमें से 2,90,000 माल हम लोग का वैसे पड़ा है। बोल रहे हैं ठेकेदार कि हम दिया अब हमारा पूर्ण हो गया, हमको दिया का आवश्यकता नहीं है। दीपावली कैसे होगी अब भैया क्या बताएं, क्योंकि हम लोग का सारा पैसा इसी में बच गया है। अब दीपावली हम कैसे मनाएंगे? जो भी हम लोग का कमाई ही नहीं होगा तो हम दीपावली कैसे मनाएंगे? ये जितने भी दीपक हैं सब अयोध्या के कुम्हार के, अयोध्या के जो आसपास के गांव हैं, जयसिंहपुर, हलगारा, गपुरवा इत्यादि इत्यादि, वो सब वहीं से आ रहे हैं। कोई दीपक अब बाहर से नहीं आता है। दीपक चूँकि कई वर्षों से ये प्रोग्राम हो रहा है, तो जो हमारे गांव के लोग हैं वो पहले से ही अलर्ट रहते हैं और एडवांस में वो बनाए रहते हैं। पहले ये ज़रूरत पड़ती थी दूसरे ज़िलों से। व्यापार में ये बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है दीपोत्सव का कि सही में उनको अर्थ का उपार्जन होता है और सही में वो दीपावली मनाते हैं, क्योंकि उनको इकट्ठा पैसा मिल जाता है। तो इन कुम्हारों का भी दर्द सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो अपने पूंजी को इन दियों में लगा चुके हैं और अब पूरा ऑर्डर जो है सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से लिया नहीं गया है, तो इन लोगों का जो पैसा फंसा है वो कैसे निकलेगा और इनको इनकी लागत का जो पैसा है वो कैसे मिलेगा, इनकी दिवाली कैसे होगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।